अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैसेज पे बता दें एक दफा। एक दफा मैसेज पे बता दें कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही। चलें जी, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चे आपका बेसिकली आफ्टर क्लियरिंग योर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वेरियस पोस्ट के ऊपर जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो लिया जा रहा है। साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले जो है वो हायर पोस्ट के लिए होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे जो है वो ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट को छोटी पोस्ट के ऊपर भी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब ये छोटी पोस्ट पर भी लिया जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली जितना बड़ा आपका रोल होगा, जितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितना कॉम्प्लेक्स आपकी जॉब होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स ही आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है? साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक साइको का, विच मीन्स मेंटल, और एक होता है मैट्रिक्स, विच मीन्स कैलकुलेशन। अब आपको डेफिनेशन इसकी पता चल जानी चाहिए कि साइकोमेट्रिक क्या होता है। मेंटल कैलकुलेशन, किसी इंसान की दिमाग की जो है वो कैलकुलेशन करना कि वो इंसान कितना जो है वो केपेबल है इस जॉब को हासिल करने के लिए। आपकी जो नॉलेज थी, जो आपके पास कितनी नॉलेज थी, कितना आपको जो है वो इंफॉर्मेशन थी, वो सारी चीजें पता चल गई हैं। अब टाइम आता है ये देखने के लिए कि क्या मेंटली तौर पे भी आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप इस जॉब को हासिल कर सकें, या आपके अंदर वो तमाम नेसेसरी खसूसियात पाई जाती हैं जो इस जॉब को हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट इंसान की चार चीज़ें जो है वो चेक करता है। उसकी इंटेलिजेंस, कि वो कितना इंटेलिजेंट है। उसकी मेंटल एबिलिटी, कि उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके एटीट्यूड को, और उसके बिहेवियर को। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए जो है वो आपका ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है, इसमें दो पार्ट जो है वो आपके नॉर्मली देखने को मिलते होते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ज्यादातर जो है वो आपको एक पार्ट ज्यादा पूछा जाता है जो लोअर पोस्ट के लिए है। जो हायर पोस्ट के लिए है वहां पर आपको दो पार्ट्स दिए जाते हैं। अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक आपका होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, अगर आप हायर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट भी देना पड़ेगा। और बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपको लोअर पोस्ट के लिए इन दोनों में से मिला के सवाल आएंगे, बट ज्यादातर सवाल आपके जो है वो यहाँ से आएंगे। एक बात याद रखिएगा कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर किस किस्म की पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है। और ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसके अंदर पूरी पूरी सलाहियत है कि ये आपको 2 मिनट में निकाल के बाहर फेंक फेंक देगा। क्योंकि जिस तरह के सवालात को आप अटेम्प्ट करेंगे, जिस तरह से सवालात के जवाब आप देंगे, उससे फौरी तौर पे आपकी पर्सनैलिटी खुल के सामने आ जाएगी कि आप किस तरह के बंदे हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आप फैब्रिकेटेड पर्सनैलिटी भी नहीं दिखा सकते। कि आप अगर आप ये चाहें कि मैं जो है वो बहुत अच्छा बन के दिखाऊं और बहुत पॉजिटिव बन के दिखाऊं, तो वो सही है। टेस्ट इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि आप जहां पर झूठ बोलने लगेंगे पकड़े जाएंगे।
और ऑटोमेटिकली आपको जो है वो स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी किस्म का चक्कर या जिसे पंजाबी में गीड़ी कहते हैं वो नहीं करा सकते। आपको बिल्कुल रियल और बिल्कुल एक्चुअल सेल्फ अपना दिखाना है कि आप हैं क्या चीज। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें जो सवाल हो सकते हैं वो आपकी वर्बल रीजनिंग हो सकती है। जैसे आपको सिचुएशनल क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, और फिर उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई तो फिर आपको नीचे ऑप्शंस दी होती हैं कि उन ऑप्शंस में से आंसर रखें। उस तरह का सवाल हो सकता है। आपकी कोई न्यूमेरिकल रीजनिंग हो सकती है, जैसे कोई सीरीज का क्वेश्चन हो गया। आप में से किसी ने आईएसएस भी दिया है कभी पहले? आप लोग तो बोलते नहीं बच्चे को, मैसेज का कोई जवाब ही दे दें, कोई मुझे पता चल जाए। नहीं दिया आपने। तो जिस तरह आईएसएस भी टेस्ट होता है उसी तरह से जो है वो इसके अंदर भी आपको सवाल जो है वो दिए जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। और अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है कि आपको कोई इमेज बता दिया जाएगा, कोई इमेज दिखा दिया जाएगा, और उस इमेज के ऊपर सपोज ये 4 साइड्स हैं, यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पे इस तरह लाइन लगी, यहाँ पर इस तरह लगी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो कौन सा इमेज आएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी, वहां से आपने कोई एक को पिक करना है। ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है। इस तरह के सवालात आपको नॉर्मली जब आप एयरफोर्स का इनिशियल देने जाते हैं या आईसीएस भी देने जाते हैं तो वहां पर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत आसान होते हैं, सिंपली आपकी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें जो है वो आपके पूछी जाती हैं किसमें, एप्टीट्यूड टेस्ट में। वर्बल रीजनिंग हो सकती है, न्यूमेरिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। लेकिन आप अगर आप में से कितने बच्चे ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर के लिए दे रहे हैं, या आप सारे सब इंस्पेक्टर के हैं? ठीक है, और ये समिया भी सब इंस्पेक्टर की हो गई, और ये बाकी 2 बच्चियां ये किसकी हैं? अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए देने जा रहे हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आपसे जो है वो ये वाला पोर्शन आपको पता हो, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके सवाल इस तरह के आते हैं तो इसको इस तरीके से लेके जाना है कि यहाँ पर छोटे छोटे से सवाल आ सकते हैं। एज से रिलेटेड को प्रॉब्लम आ सकती है, ए बी का भाई और बी सी का भाई है तो सी का ए से क्या रिलेशन है, इस तरह से जो है वो करके कुछ कंडीशंस पे आपको सवाल दिए जा सकते हैं। अब आ जाता है असल जो चीज आपकी जो आपसे पूछी जाती है। अभी जो मोस्ट रिसेंटली असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो हुआ था साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसमें जो है वो उन्होंने जो चीजें पूछी थी वो थी सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म आपका। आपको सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म दिया जाता है और उस बायोडाटा फॉर्म के अंदर आपने फिल करना होता है अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, मदर का नाम, बहन भाई कितने हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कभी कोई कंपेटिटिव एग्जाम दिया दिया है तो कब दिया है, कितनी अटेम्प्ट्स दिए हैं, क्या रिजल्ट था, अगर क्वालिफाइड हुआ है तो क्या उसकी इंटरव्यू में क्या बना, अगर नहीं हुआ तो क्यों क्वालिफाइड नहीं हुआ, कोई और टेस्ट दिया है, एमओडी का कभी पहले टेस्ट दिया है नहीं दिया, आईएसआई का पहले कभी टेस्ट दिया नहीं दिया, मतलब आपसे इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करवाई जाएगी। तो ये चीज आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ इवन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। मुझे जरा आप लोग बताएं कि आप लोगों के घर की मंथली इनकम कितनी है यहाँ पर मैसेज पे। 60,000। ठीक है, और बाकी बच्चे भी बताएं जल्दी से ताकि फिर मैं एक बात का जो है वो आंसर अंदाजा लगा सकूं। एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता देना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितनी एस्टिमेटेड वैल्यू बता दें, और फिर उस वैल्यू पे पक्के भी रहना है।
70,000 ठीक है। ठीक, मतलब आपका आपका मानना यह है कि 1.5 से लेके 2 लाख तक। ठीक है समिया। अभी बच्चे ये बात याद रखनी है कि आपने इस वैल्यू को माइंड में रखना है कि मैंने जो है वो ये वाली वैल्यू रखी है। आपने इस जो भी चीज अपने बायोडाटा फॉर्म में लिखनी है इसको याद भी रखना है कि आपने क्या लिखा था। ये ना हो कि आप जो है वो फिर भूल जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरव्यू में आपका बायोडाटा फॉर्म पड़ा होगा और वो अगर आपको कॉल आती है, क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसे हैं जिनको साइकोमेट्रिक के बाद शायद कॉल ना आए, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद उनकी पर्सनैलिटी मीट नहीं करेगी जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो शायद फिर आपको कॉल ना आए। लेकिन अगर कॉल आती है आपको, तो ये बात आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है वो बायोडाटा फॉर्म उनके सामने पड़ा होगा कि आपने कितनी सैलरी लिखी है, आपने अपनी फेवरेट डिश कौन सी लिखी है, आपने अपने बहन भाई क्या लिखे हैं, आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या लिखा है, आप खुद कितना कमा सकते हैं, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं, अभी अभी जो है वो आप अनएम्प्लॉयड हैं या आप अभी पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आपने सच लिखनी है और कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जो आपको बाद में भूल जाए और फिर आप कहेंगे अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो बायोडाटा फॉर्म फिल करने के बाद अब आपका आ जाएगा जी पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। अब इस पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट में डिफरेंट जो है वो डोमेन्स आ जाती हैं, आपको उनको हर एक को समझना है वन बाय वन। एक तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट दे रहे हैं तो इसमें वो आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर की जॉब हासिल करने के लिए मिनिमम पर्सनैलिटी क्या कैसी होनी चाहिए? पर्सनैलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस जॉब को हासिल करने के लिए? ये किस किस्म की पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है? कोई आप में से बता सकता है कि क्या पर्सनैलिटी खसूसियात होनी चाहिए जो बंदा सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि मैंने जो है वो किस तरह से आंसर फिल करने हैं। समिया पता है बेटा क्या इसकी जो है वो खसूसियात होनी चाहिए? किसी और बच्चे ने इसके बारे में सर्च किया हो? आप लोगों ने ना जाके पढ़ लेना है कि इसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, सब इंस्पेक्टर होके आप अगर न्यूरोटिक पर्सनैलिटी रखते होंगे, बिग फाइव बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट से भी आपका जो है वो सवाल आते हैं, आपकी बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी चेक की जाती हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी न्यूरोटिक है, आपकी पर्सनैलिटी एग्रीएबल है, आपकी पर्सनैलिटी ओपन है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो क्या क्या कंसाइंटियस है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। अब एक सब इंस्पेक्टर न्यूरोटिक होगा, न्यूरोटिक मतलब चिड़चिड़ा, तो क्या वो बंदा फिट होगा जॉब के लिए? वो बंदा जॉब के लिए फिट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उसका पता चल जाएगा कि ये बंदा मिसफिट है यहाँ पर। उसके बाद एक होता है इंट्रोवर्ट जो सिर्फ अपनी जात के अंदर रहता है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो थोड़ा सा सोशल बंदा होता है। अब सब इंस्पेक्टर होने के लिए ना ही आपको बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होना, ना ही बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना, आपको एक दरमियान वाली पर्सनैलिटी जो है निकालनी है। तो आपके सवालात इस तरीके से आपने आंसर करने हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इसके दरमियान में निकल के सामने आए। फिर कंसाइंटियस पर्सन कौन होता है? कंसाइंटियस पर्सन वो होता है जो जिम्मेदारी के साथ अपने सारे काम करता है, जो अपनी सारी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाता है, वो कंसाइंटियस पर्सन होता है। अब मुझे एक बात बताएं, सब इंस्पेक्टर का कंसाइंटियस होना जरूरी है कि वो पंक्चुअल हो, टाइम पे काम करे, टास्क ओरिएंटेड हो? तो आपसे जो सवालात पूछे जाएंगे उसका जवाब आपने इस तरीके से देना है कि आपकी पर्सनैलिटी कंसाइंटिस्ट शो हो। फिर आपकी पर्सनैलिटी में ओपननेस है या नहीं है। मिसाल के तौर पे क्या आप कंजर्वेटिव हैं? कंजर्वेटिव है आप बाय नेचर? नहीं। आप अब बाकी बच्चे भी आंसर दें, आप लोग कंजर्वेटिव हैं बाय नेचर?
रिलीजियस क्रिटिसिज्म आप बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आपके मजहब पे आपके ऊपर, आपके मजहबी बिलीफ के ऊपर कोई क्रिटिसाइज करे, आप उसे बर्दाश्त कर लेंगे? कोई कहे कि तुम्हारा फिरका ही ठीक नहीं है, तुम गलत फिरके से ताल्लुक रखते हो, फिर कोई आपके मजहब के बारे, इस्लाम के बारे में कहेगा तुम नाउजुबिल्लाह आपका मजहब भी ठीक नहीं है, फिर आप बर्दाश्त कर लेंगे? ये तो आपकी पर्सनैलिटी का नेगेटिव ट्रेट सामने नहीं आ जाएगा? बताएं क्या जवाब होगा इसका? ये इतनी जल्दी क्या सोच रहे हैं? आपकी पर्सनैलिटी आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी पर्सनैलिटी है। समिया तो कह रही है कि वो बर्दाश्त कर लेगी, बाकी बच्चे बर्दाश्त कर लेंगे? नौरीन भी बर्दाश्त कर लेगी? बच्चे, बाकी बच्चे ये जो मोना फरीद बैठी हैं, नौरीन, फातिमा तो चलो बता रही हैं, आसिया, सोहा, बच्चे आप लोग भी बताएं ताकि मैं फिर इसको कंक्लूडिंग वे में जो है वो आगे लेके चलें। नो, आप नहीं बर्दाश्त करेंगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, आसिया का जवाब बिल्कुल ठीक है कि वो नहीं बर्दाश्त करेंगी। एक्सट्रीमिस्ट तो हो सकते हैं। अब बच्चे मेरी बात को जरा गौर से सुने। एक दफा ऊपर आप कह रहे हैं कंजर्वेटिव हैं, दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि मैं अपने रिलीजियस बिलीफ्स पे या रिलीजियस क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के किधर जा रहे हैं? ऑपोजिट जा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप कंजर्वेटिव नहीं हैं, आप लिबरल हैं, और दूसरी तरफ आप क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जो बंदा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता किसी भी किस्म का, तो वो लिबरल कैसे हो सकता है? आपकी पर्सनैलिटी आप खुद ही गलत कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप कंजर्वेटिव नहीं है, आप लिबरल है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं जो है रिलीजियस क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी में पता चलेगा कि आप कंफ्यूज्ड पर्सन है, कि आप या तो आप ऊपर कहेंगे हाँ जी मैं कंजर्वेटिव हूँ, बांध जाए बात को, फिर आप बेशक नीचे कहेंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। एक तरफ आप अपने आप को लिबरल शो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप शो कर रहे हैं कि आप जो है वो रिलीजियस क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं यहाँ पे एक सवाल टाइप करता हूँ, आपने मुझे उसका आंसर बताना, फिर बताता हूँ कि कैसे पर्सनैलिटी असेसमेंट के सवालों को आपने हैंडल करना है। डू यू लाइक सोशल गैदरिंग? बाकी बच्चे भी आंसर दें, सोशल गैदरिंग को पसंद करते हैं? मैं भी बताता हूँ। इस तरीके से आपको ऑप्शन दी जाएंगी। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे। आप डू यू लाइक टू स्टार्ट कन्वर्सेशन बाय योर ओन? एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, या स्ट्रांगली डिसएग्री? इन ऑप्शंस में से कोई पिक करें। समिया ने एग्री किया है, बाकी बच्चे भी बताएं अपने अपनी ऑप्शंस। यहाँ से भी पिक करें आप, पहले आपने यस कहा था, अब ऑप्शन पिक करें यहाँ से के स्ट्रांगली एग्री होगा, या न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। यहाँ पर न्यूट्रल। और सोहा नीचे वाले में से कौन सा है आपका? नीचे वाले में से कौन सा है आपका सोहा?
जी इसका क्या आएगा? अब ये देखें, नौरीन एक बच्ची है, उसने लिखा हुआ है कि बाकी जगहों पे वो एग्री जा रही हैं, ठीक है, बाकी जगहों पे वो सारी पे किधर है, दोनों में इन्होंने कहा है कि सर मेरा दोनों में एग्री है, और अनकंफर्टेबल क्राउडी प्लेसेस में इन्होंने लिख दिया न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा पर्सनैलिटी में जो है वो एक डिफरेंस आ गया है, कि एक तरफ वो बंदा जो है वो सोशल गैदरिंग उसे पसंद है, वो खुद से बात करना भी चाहता है, लेकिन सडनली जो है वो उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, और ये उसे क्लियर नहीं है कि मैं नर्वस होंगी या नहीं होंगी। अगर आप सोशल गैदरिंग पसंद करते हैं, आप लोगों से खुद जाके बात कर सकते हैं, तो फिर आपको न्यूट्रल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी बतानी चाहिए कि डिसएग्री, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि मैं तो चीजें पसंद करता हूँ। तो जब आप न्यूट्रल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपने जो ऊपर वाली दो बातें की हैं वो भी गलत हो सकती है। बात समझ आ रही है? आपने जो जवाब लिखे हैं पीछे, आगे भी आपने उसी से मिलता जुलता जवाब देना है। टेक्निकली आपसे जो है वो इस टेस्ट में, जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होता है, इसमें आपसे कोई 100 के करीब, 50 के करीब सवाल पूछे जाएंगे। 50 भी पूछे जाए, ये 3-4 दफा टेस्ट, ये आपसे पेपर 3-4 किस्म के टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। मायर ब्रिजेस टेस्ट भी लिया जाएगा आपसे, जो है वो ये क्या कहते हैं इसको, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स का भी लिया जाएगा, और भी दूसरे टेस्ट भी होंगे जिससे आपकी डिफरेंट टेस्ट के जरिए आपकी पर्सनैलिटी को मैयर किया जाएगा। और हर टेस्ट में देखा जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा, कि एक टेस्ट में आपको कंजर्वेटिव कहा जा रहा है, दूसरा टेस्ट आपको लिबरल बता रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपने जो है वो बीच में कुछ बनावटी चीजें दिखाई हैं। तो आपके इस हर टेस्ट में तकरीबन एक ही जैसी पर्सनैलिटी आनी चाहिए, तब पता चलेगा कि आपने सही पर्सनैलिटी जो है वो बताई है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट आपके होंगे, इसके अंदर आपसे सवाल उन्होंने 5 से 6 ही करने टोटल। वैसे टेक्निकली सवाल तो 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, लेकिन उन 70 सवालों के अंदर जो डायमेंशंस होगी वो 5-6 होंगी। मतलब वो सवाल पूछेंगे कि क्या मुझे गुस्सा आता है, आप कहेंगे जी नहीं मुझे गुस्सा ज्यादा नहीं आता। फिर अगली दफा अगला सवाल वो, या 2-3 सवाल घुमा के, मतलब 2-3 सवालों के बाद वो एक और सवाल कर देंगे कि अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करे तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, स्लैप करूंगा, क्या करूंगा। तो वहां पर आप लिख देंगे जी मैं थप्पड़ मार दूंगा। इसका मतलब है पीछे तो आप कह रहे थे आपको गुस्सा आता नहीं, अब आगे आपको गुस्सा आ गया। बात समझ आ रही है? कि वो इन्हीं 6 सवालों को, 5 सवालों को मुख्तलिफ अंदाज से, को 5-6-7 अंदाज से आपसे जो है वो सवाल पूछेंगे, और आप उन्हीं सवालों का जब आंसर देंगे तो आपको जो आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो एक जो क्या कहते हैं डेविएंस है, जो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो वाज़ेह तौर पे खुल के सामने आ जाएगा। तो आपने इस बात को याद रखना है कि आपने जो पर्सनैलिटी अपनी सोचनी है, उसी पर्सनल, एक तो नेगेटिव, मैं ये फिर बता रहा हूँ कि आपने अपनी वहां जाकर क्या कहते हैं फर्जी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग का गेम होता है। तो आपने ये याद रखना है कि आपने पहले सवाल में क्या कहा था कि अगर आपको गुस्सा नहीं आता ना, फिर आपने आगे जितने भी सवाल हैं उस पर इसी तरीके से आंसर लगाने हैं कि आपका यही शो हो कि आपको गुस्सा नहीं आता। ऐसा ना हो कि आप जो है वो मौज मस्ती में, आग लगी है बस्ती में और आप अपनी बस्ती में, आपने ये वाला काम नहीं करना। आपने देखना है कि भाई मैंने पीछे जो कह दिया ना कि मैंने गुस्सा नहीं करना, तो आगे भी आपने इस सवालों के जवाब उसी तरीके से लगाने हैं। और बाजू का तो वो कभी आप से पूछेगा कि आपको गुस्सा आता है, आप कहेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री। अगले पे वो आपसे कह रहा है कि आप जो है वो किसी को थप्पड़ मार देंगे, तो आपने कहना स्ट्रांगली एग्री। गलत। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 5 से 6 सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन वो 5 से 6 सवाल आपसे मुख्तलिफ तरीके से पूछे जाएंगे। उसके बाद इसका एक टाइम होता है, लिमिटेड टाइम दिया जाता है आपको। मतलब आपको कह दिया जाएगा कि 10 मिनट के अंदर आपने 50 सवालों के जवाब देने हैं। 10 मिनट के अंदर 50 सवालों के जवाब देना आसान काम है? एक बात बताएं, सपोज अगर वो कहते हैं 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आपने 50 सवालों के जवाब देने हैं, इज इट पॉसिबल?
बहुत स्पीडीली आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप पीछे मुड़ के देखें कि आप जो है वो पीछे मुड़ के देखें कि पीछे क्या लिखा था आपने, और बार बार पीछे जाएंगे तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। अब एक ये जरूरी नहीं है कि इसमें नंबर तो आपके है नहीं, नेगेटिव मार्किंग किसी हद तक हो जाती है, नंबर तो इसमें आपके है नहीं कि आपके जो है वो आपने कसम खाई कि मैंने सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। आपने मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट करने कोशिश करें कि सारे हो जाए। अगर सारे नहीं करेंगे तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। लेकिन बेटा ये तो 1 क्वेश्चन पर 10 सेकंड होता है ना। लेकिन ये तब आपको पता चलेगा ना कि जब आप कोई जनरल नॉलेज के सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब की बात है। या जब आप अपनी पर्सनैलिटी को कर रहे हैं तो आपको बाजुकात भूल जाता है कि मैंने पीछे क्या आंसर लगाया था। अगर आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं आपको आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आपने यहाँ झूठ बोल के लिख दिया मुझे गुस्सा नहीं आता, और आपके माइंड से भी निकल गया कि मैंने क्या आंसर लगाया था, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं पीछे क्या आंसर लगा के आई हूँ। फिर उसके हिसाब से आपने स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल क्या करना है। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट करने। सपोज अगर आपके 50 में से 40 भी हो गए तो ठीक है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरे 10 सवाल रह गए, रोने लग गए सर जी मुझे टिक लगाने दें, ऐसे नहीं करना। आपके 40 सवाल से भी आपकी पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। और अगर आपने पूरे भी कर लिए और सवाल अभी तुक्के तरीके से लगाए, फिर भी आपकी पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा। तो पर्सनैलिटी आपकी खुल के सामने आ जाएगी। तो ये पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के सवाल दिए जाएंगे, जिनको आपने अटेम्प्ट करके 1 बाय 1 और बड़े गौर से अटेम्प्ट करना है, और इसकी जो है वो आपको पर्सनैलिटी का आइडिया हो जाएगा। मैं कुछ आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक के ऊपर जाकर आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, पर्सनैलिटी टेस्ट की ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। और एट द एंड वो आपको आपकी पर्सनैलिटी बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपने 2 3 4 डिफरेंट वेबसाइट से जो है वो अपना टेस्ट करना है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आइडिया खुलता जाएगा कि हाँ यार मैंने इस तरीके से जो है वो आंसर लगाने हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप डिफरेंट टेस्ट जो है वो करें, तो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी एक किस्म की, बार बार एक ही किस्म की आनी चाहिए। तो इस सवाल की समझ आ गई कि ये वाला सवाल किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कि आपको सिर्फ 5 6 सवाल ही दिए जाएंगे, बट उस 5 6 सवाल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 50 60 70 सवालों में, और बार बार एक ही सवाल को मुख्तलिफ तरीके से पूछा जाएगा। किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इस पोर्शन से रिलेटेड? ठीक हो गया, अगर समझ आ गई। उसके बाद बच्चे आपका होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये बच्चे असिस्टेंट, ये जो आपके है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सब इंस्पेक्टर की, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर की, उसके जो है वो, इवन ये पीएमएस के अंदर भी जो है वो आपका आएगा। समिया इस दफा बेटा पीएमएस दे रही हैं आप? नहीं दे रही, ठीक है। ये पीएमएस के अंदर भी आपका जो है वो काउंट होगा। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में एक वर्ड आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने सेंटेंस बनाना है। मिसाल के तौर पे गर्ल, इसके ऊपर सेंटेंस बनाए जल्दी से आप लोग। आपको 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए वर्ड दिखाया जाएगा, उसके बाद आपने 5 6 सेकंड में उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। शी इज अ टैलेंटेड गर्ल, ठीक है। बाकी बच्चे भी बनाए, बाकियों ने क्या कसम खाई हुई है? अ गर्ल इज अ रीडिंग बुक, ठीक है। बाकी बच्चे, बाकी शाबाश जल्दी से। शी इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, ठीक है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब आपने सेंटेंस बनाना है तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए जिसकी कोई ना कोई सेंस बनती हो। दूसरा, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी शो करता हो, पर्सनैलिटी को भी शो करता हो। तीसरी चीज, वहां पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए।
अब जैसे एक बच्चे ने लिखा हुआ है शी इज पंक्चुअल गर्ल, बेटा यहाँ पर शी इज अ पंक्चुअल गर्ल होता है। अ गर्ल ऑन द रोड, अ गर्ल ऑन द रोड, बेटा ये टेंस कोई सेंटेंस ही नहीं है, ये तो एक वो आपकी बन गई है, ईडियम बन गया, या एक आपका जो है वो टाइटल बन गया। ए गर्ल इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, शी इज टैलेंटेड गर्ल, समिया शी इज आ टैलेंटेड गर्ल होता है बेटा। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल। अब यहाँ पर बच्चों ने लिखा है शी इज, शी इज, शी इज, कौन शी इज? आप हवा में बात कर रहे हैं, कौन सी शी? भाई कोई नाम रखें, फातिमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, फातिमा इज रिस्पॉन्सिबल गर्ल, ठीक है, फातिमा इज अ फातिमा इज अ गर्ल हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से बताएं कि उसको पता चले कि हाँ भाई, जब आपने सेंटेंस लिखा ना फातिमा इज अ गर्ल हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी पर्सनैलिटी की चीज खुल के सामने आएगी कि हाँ आपकी पर्सनैलिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट पाया जा रहा है। जब आप कह रहे हैं फातिमा इज अ गर्ल, ये तो कोई भी बना देगा, ये शी इज अ प्रिटी गर्ल, शी इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, ये तो हर कोई कर लेगा, लेकिन शी इज अ गर्ल, फातिमा इज अ गर्ल हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां से पता चलेगा कि हाँ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड यूज किया है, तो आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट भी पाया जा रहा है। एक और लिखे वर्ड, जरा उस पर सेंटेंस बनाए। मैन, इसके ऊपर सेंटेंस बनाए। अ मैन इज वर्किंग इन द फील्ड, वेरी गुड। अली इज अ मैन ऑफ एक्शन, अ मैन इज वर्किंग, बाकी बच्चे भी बनाए ना, बाकी बच्चों ने क्या नाराजगी इख्तियार कर लिया है? 8 सेकंड का टाइम है, आप इतना टाइम ले रहे हैं। मिस्टर अहमद इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। कायद आजम वाज अ मैन ऑफ लेटर, ठीक है। पर्सन का नेम मेंशन कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना एक बात में मीनिंग आ जाती है। ही इज अ गुड बॉय, कौन सा गुड बॉय? वो को भाई जहाँ पे ही लिखा वहां पे एक कोई लफ्ज डाल के कोई हामिद लिख देते, कोई अली लिख देते, कोई असद लिख देते। अच्छा आसिया बेटा, यहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल एरर है, ऑनेस्ट के साथ एन आता होता है। एन आता होता है ऑनेस्ट के साथ। अब ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस है। मैन ऑफ गुड करेक्टर ऑलवेज रिसीव, ये ऑलवेज रिस्पेक्टेड। मैन ऑफ गुड करेक्टर इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अ मैन ऑफ गुड करेक्टर इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जो कि आपकी मेच्योरिटी भी, मेंटल मेच्योरिटी भी शो करे, ये भी शो करे कि आपको बात करनी आती है। टेबल को टेबल को सेंटेंस पे जो है वो कन्वर्ट करें। होंगे इसी तरह के वर्ड्स, टेबल, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, मंजी, इस तरह के जो है वो सेंटेंस होंगे वर्ड्स होंगे जिसको आपने आपने मीनिंग सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। करें टेबल को कन्वर्ट सेंटेंस में।
A table is full of books. Asya set the dining table. A lamp must be present at the study table. ठीक है. I bought a beautiful table for my room. सही है. अब एक बच्चे ने लिखा है टेबल इज फुल ऑफ बुक्स. मुझे एक बात बताएं कि नौरीन ने ये जो सेंटेंस लिखा है टेबल इज फुल ऑफ बुक्स, इससे ये पता नहीं चल रहा कि नौरीन की बुक्स जो है वो टेबल के ऊपर बिखरी रहती होंगी. थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी है. अगर उनके जहन में ये सेंटेंस आ रहा है कि टेबल के ऊपर किताबें बिखरी पड़ी हैं, टेबल के ऊपर किताबें पड़ी हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है. अ लैंप मस्ट बी प्रेजेंट एट द स्टडी टेबल. आसिया सेट द डाइनिंग टेबल. ठीक है. अब जरा जो है वो इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ. पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मस्ट बी रिजॉल्व्ड ऑन टेबल. आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो सब इंस्पेक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को मुज़ाकरात के जरिए रिजॉल्व करे, ना कि डांग सोटा लेकर चढ़ाई करते सबके ऊपर. इस पर्सनैलिटी, इस चीज से पता चलेगा कि आप टेबल को जो है वो किस एंगल से ले रहे हैं. समिया, बात समझ आ रही है? कि किस एंगल से आप बात को लेकर जा रहे हैं. आपकी सेंटेंस के अंदर सिर्फ सेंटेंस नहीं बनाना, आपने अपनी पर्सनैलिटी शो करानी है. और एग्जामिनर कहेगा ये तो सारा दिन टेबल पे रख के रोटियां रख के खाते रहते हैं, या वो कहेंगे सारा दिन जो है वो ये लैंप के आगे बैठी रहते हैं, या ये सारा दिन जो है वो किताबें भी खेलते रहते हैं. आपने ये साबित करना है कि आप जो है वो दूसरों से डिफरेंट है. मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे इसी तरह के सेंटेंस बनाएंगे. अ गर्ल इज सिटिंग इन द रिवर, अ गर्ल इज एंजॉयिंग द पार्टी. ये इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. आपने जो है वो सेंटेंस जब बनाना है ना, आपने पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट में कहा था कि मुझे गुस्सा नहीं आता. यहाँ पर आपने एक सेंटेंस आया स्लैप, इसके ऊपर जरा सेंटेंस बनाए. आपने बना दिया कि आई स्लैप द बॉय हु वाज मोकिंग मी, हु वाज मोकिंग, आई स्लैप द बॉय. अब कहेंगे भाईजान तुसी पीछे कह रही थी, तानू गुस्सा नहीं आ रहे थे, तुसी मुंडे ने थप्पड़ मार छड़े. बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आपने वो सेंटेंस बनाना है जो मीनिंगफुल हो और जो थोड़ा सा पर्पसफुल भी हो. मैं एक और वर्ड देता हूं, उसके ऊपर सेंटेंस बनाएं. जनरल भी ना बनाएं, बट मीनिंगफुल और थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी में मेच्योरिटी, आपकी पर्सनैलिटी को सही तरीके से खोल के सामने करें. एक और सेंटेंस बताता हूं, फ्रूट. फ्रूट का सेंटेंस बनाएं. शाबाश बच्चे, फ्रूट का बनाए. अब आपने ना, पक्की बात है, वो कोई ऐसा सेंटेंस सोचना है जिसमें ना फ्रूट का जिक्र ना है. बच्चे सोहा वर्ड है फ्रूट, नॉट फ्रूटफुल. आपका वर्ड फ्रूट है, फ्रूटफुल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका. फ्रूट को सेंटेंस में कन्वर्ट करें. अली बॉट फ्रूट्स फॉर हिज सिक मदर. मैंगो फ्रूट इज लाइक बाय एवरीवन. बेटा अब जो मैंगो है वो सबको ही पता है कि मैंगो फ्रूट है, तो मैंगो के साथ फ्रूट लगाना है, ये रिडंडेंसी की एरर आ जाएगी. तो मैंगो इटसेल्फ फ्रूट है, तो उसके साथ फ्रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा रिडंडेंसी की एरर की वजह से. और बाकी बच्चे भी बनाए अपना सेंटेंस. सिर्फ 8 सेकंड में बनाना सेंटेंस आपने, ये बात याद रखिएगा.
हार्ड वर्किंग ऑलवेज ब्रिंग। अब बच्चे आप लिख, एक्शन इज द प्रॉपर फ्रूट ऑफ नॉलेज। एक्शन इज द प्रॉपर फ्रूट ऑफ नॉलेज। अब ना पर ना यहाँ पर मैंगो आया है, ना ही यहाँ पर माल्टा आया है, ना ही कुछ और चीज आई है, सिर्फ सेंटेंस आया है। और यहाँ पे शो कर रहा है कि इंसान एक्शन तब कर पाता है जब उसके पास नॉलेज होती है। तो जब नॉलेज हासिल करता है तो उसका फल ये होता है कि इंसान कोई एक्शन करने के काबिल हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नीड प्रॉपर प्रैक्टिस। आपके पास वहां पे टाइम नहीं होगा, आप एक सेंटेंस को सोच रहे 8 सेकंड गुजरते पता भी नहीं चलना और अगला वर्ड आ जाना। अगर आप अगले पहले से वर्ड पे बैठे होंगे, अगला वर्ड गुजर जाना है और आपने जब देखना है कि अगला वर्ड आया तो आपने कहना है हड़बड़ा के ये क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस भी आपका निकल जाना है। और जैसे उन्होंने वर्ड्स खत्म होने, आपके पास टाइम भी नहीं होना कि आप रिपीट करके पीछे वाले को पूरा कर सकें। बच्चे खुद से ये वर्ड आप खुद से बनाएं, खुद से लिखें। मैन, मैन के ऊपर सेंटेंस बनाना शुरू कर दें। ये तो आप खुद से बना सकते हैं, ये तो आप खुद से ही बना सकते हैं। अब आपका ये जो आशे बच्चे हैं, ये आपका अब सेंटेंस ठीक है, इससे पहले ठीक नहीं था। तो आप ये खुद से ही वर्ड लिखें, कोई भी रैंडम वर्ड लिख लें, हाउस लिख दें, उसके ऊपर सेंटेंस बनाएं और देखें कि वो मीनिंगफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, 8 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अगर वर्ड रह गया तो रह गया, ऐसा ना हो कि अगला वर्ड आपके सामने आए वो 2 सेकंड के लिए आएगा और आपके जहन में भी हाउस ही चल रहा है, पीछे वाला वर्ड ही चल रहा है। तो आपके सारे वर्ड्स रह जाएंगे और एक गलत होने से, एक गलत हो गया या रह गया तो रह जाने दें, आप अगले को ठीक करें। अगला करके उसके बाद आपको सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा। 20, 30, 40 वर्ड्स वो देंगे और आपको जो है वो उन्होंने हिला के रख देना है। तो आपने ये मेंटली तौर पे तैयार रहना है कि आपने वहां पे इतने वर्ड्स आने हैं और आपने इतने इतने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इससे ये समझ आ गया वर्ड एसोसिएशन का क्या होगा। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीशन में आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना होगा सिमिलरली इन अ मीनिंगफुल फैशन। एक मीनिंगफुल वे में आपको जो है वो उसको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जी पाकिस्तान इज, इसको कंप्लीट करें एक मीनिंगफुल वे में, जिससे आपकी मेच्योरिटी भी पता चले। सिर्फ फिल नहीं करना, मेच्योर सेंटेंस पे फिल करना है इसको। एंड बिलीव मी, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा अगर ये सवाल आपका पेपर में आता है। अगर सिर्फ आपसे उन्होंने सिर्फ पर्सनैलिटी असेस कराई तो फिर तो मौजे आपकी। लेकिन अगर उन्होंने ये भी चीजें पूछ ली, और मुझे उम्मीद है पूछेंगे आपसे, पाकिस्तान इज आ डेमोक्रेटिक कंट्री। आशे बेटा, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक के साथ आ का इस्तेमाल करे वरना ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी। पाकिस्तान इज ऑब्टेन्ड ऑन द नेम ऑफ, गलत, ग्रामेटिकली गलत है। पाकिस्तान ऑब्टेन्ड, पाकिस्तान जो है वो कोई सिट्रस फ्रूट है जो नहीं ऑब्टेन किया गया, या पाकिस्तान जो है वो टाइट्रेशन की प्रोडक्ट है। बाकी बच्चे भी बनाए जल्दी से। बेटा 8 सेकंड का टाइम आप जो मुझे सेंटेंस बना के दे रहे हैं वो मुझे आपने को 20 सेकंड में बना के दिया है। जल्दी करें। फिर हम लोगों ने, हमारी अभी जो मेरे जो पीएमएस के बच्चे हैं वो बैठे हैं, उनकी आत्मा रो रही है, उन्होंने पढ़ना भी है, तैयारी भी करनी है, उनको अब तैयारी करवानी है जाके, तो वो रो रहे हैं मेरी आत्मा को। पाकिस्तान फेसिंग टेररिज्म, अब इस तरह का सेंटेंस नहीं बनाना। एक तो पाकिस्तान फेसिंग टेररिज्म, पाकिस्तान हैज, बेटा यहाँ तो लिखा हुआ है पाकिस्तान इज, आप हैज लगा रही है तो गलत हो गया। आप सिंपली यूं भी कह सकते हैं ना, पाकिस्तान इज
प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, सिंपली बात है। पाकिस्तान हैज मैनी हिस्टोरिकल साइट, ये तो वैसे गलत हो गया, इसको आपने हैज में कन्वर्ट कर दिया। नौरीन वैसे इस खा गई है। लाहौर इज, करें इसको कन्वर्ट सेंटेंस में। लाहौर इज नोन एज सिटी ऑफ कॉलेजेस, बिल्कुल ठीक है। समिया का ठीक है, समिया का सेंटेंस जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों को। लाहौर इज नोन एज द सिटी ऑफ कॉलेजेस, ठीक है बेटा, द सिटी ऑफ कॉलेजेस। लाहौर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, हिस्टोरिकल सिटी भी किसी सेंस में ठीक है। बाकी बच्चों का भी सेंटेंस जो है वो ठीक है। इकरा राना साहब, आपका ए जो है वो कब ठीक होगा? ना आप पीएमएस की क्लास में ए लगाती है, ना आप इधर ए लगा रही है। एक और सेंटेंस बनाएं। द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट, इतना टाइम नहीं है बच्चे आप लोग जितना टाइम लगा रहे हैं। मस्ट हैव डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। द पायलटी ऑफ एयरक्राफ्ट वर्क हार्ड इन हिज फील्ड। आगे आप तो दा भी खा गए नौरीन बेटा यहाँ से। इसका सिंपली बन सकता है जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट मस्ट हैव डिसीजन मेकिंग पावर। इसी तरह इसका हो सकता है, द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज ब्रेव, वाज टेक्निकली साउंड। पॉजिटिव सेंटेंस आपने बना दिया। अच्छा, ये भी नहीं आपने हर जगह करना शुरू कर देना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज वेरी वेरी ब्रेव, आई वांटेड टू बी द सब इंस्पेक्टर। उन्होंने लिख दिया कि वांट और आप लिख दिया वांटेड टू बी अ सब इंस्पेक्टर। और इस तरह के सेंटेंस भी नहीं बना के आने, ये भी थोड़े से ना ऑड लगेंगे। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है स्टोरी राइटिंग टेस्ट। अब इसके ऊपर जो है ना मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको पाकिस्तान के लैंग्वेज में स्टोरी राइटिंग बोलते हैं और एक्चुअली ये होता है TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट ये साइकोलॉजी की जुबान में बोला जाता है और पाकिस्तान में इसको जो है वो स्टोरी राइटिंग टेस्ट बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। सिर्फ 1 मिनट रुक जाए।
ये एक इमेज आपके सामने आया है, नजर आ रहा है इमेज आपको बच्चे? इमेज नजर आ रहा है आप लोगों को, यस या नो? आ रहा है। मैं माइक आप लोगों के ओपन कर रहा हूं, आप लोगों के पास 30, इस इमेज को गौर से देख लें। 10 मिनट के बाद ये इमेज मैं डिलीट कर दूंगा, 10 सेकंड के बाद, या चले 30 सेकंड के बाद ये इमेज डिलीट कर दूंगा। इस इमेज को गौर से देख लें, इसकी हर डिटेल को समझ लें। अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें और उस पर इस इमेज की डिटेल को देख लें, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल जो आपको समझ आए उसको देख लें। फिर उसके बाद माइक पे बुलाता हूं आप लोगों को मैं। चलें जी, अब ये पिक्चर जा रही है, अब माइक ओपन हो रहे हैं, और समिया जरा माइक पे है बेटा, और मुझे बताएं कि इस पिक्चर के ऊपर कुछ स्टोरी बताएं जो आपको लगता है कि ये हो सकती है। समिया सर माइक पे है। बैठे, जी सर वो बैठे हुए हैं कौन लड़की के बैठे हुए हैं? साथ, वो एक लड़का और लड़की। ठीक है। लड़की के पास बुक्स भी पड़ी हुई हैं, हो सकता है कि वो पढ़ रही हो इससे पहले और वो अब कुछ सोच रही है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो जो आया उसे समझाने के लिए आया हो। ये तो कंफ्यूजिंग स्टोरी है ना। आपके पास सिर्फ 3 मिनट है स्टोरी राइटिंग के लिए। स्टोरी 3 मिनट पे लिखनी है आपने, और कम से कम 12 से 13 सेंटेंसेस में आपने इसको लिखना है। आप इसको थोड़ा सही तरीके से बताएं, आपको उसको जो है वो क्या इसके ऊपर आप स्टोरी लिख सकती हैं। एक दो दोबारा कोशिश करें। चले, जब तक आप सोच लें, इकरा इकरा आप आए, इकरा राना माइक पे आए और आप बताएं क्या स्टोरी लिखेंगे इसके ऊपर। सर इसमें इस तरह हो सकता है कि एक लड़का और नहीं, एक लड़की बाग में बैठी हुई है और उदास है, हम्म। और लड़का उसको जो है वो समझा रहा है कि उदास ना हो। ठीक है। और वो लड़की जो है वो अपने एजुकेशन को लेके परेशान है। ठीक है। इसका बस, और भी हाँ जी, बस अभी हम, तो आपने 4 लाइनें बताई हैं, आपने तो बस क्या मतलब? फिर सर अगर लंबी करनी है फिर वो दूसरी वाली बना लेते हैं। ये लड़का लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हाँ जी, ठीक है वही बताए लड़की। ना। हाँ जी, बताएं तो आगे। लड़की जो है ना वो बैठी हुई है, तो उसका जो है वो प्रपोजल आ गया है। हम्म। तो लड़का उसको समझा रहा है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो लड़की का प्रपोजल आने से लड़के के साथ होने का तो क्या ताल्लुक है? सर वो उनका फेयर होगा। तो हाँ, इस तरह कहना है कि उन दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपकी कहानी मीनिंगफुल होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो उसको समझा रहा है और उसको तसल्ली दे रहा है, और तसल्ली जो है वो हो गई है। हो ही तो नहीं है सर, बस ऐसे ही है, इसको कंप्लीट नतीजा भी निकालना है। हाँ जी, कंप्लीट नतीजा भी निकालना है। तो वो लड़की को समझाता है और लड़की कहती है चलो ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स को भेजो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलो सही है, ठीक हो गया। और क्यों बच्चा, मारिया मैरी आप आके माइक पे कुछ अपना फलसफा झाड़े बेटा। आप सीएसएस की क्लास में तो काफी फलसफे देती हैं, यहाँ पर भी झाड़े आके। मारिया भी ड्यूटी पे है मेरे ख्याल में, हॉस्पिटल में है। नौरीन आप आ जाए बेटा माइक पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर इसमें ये हो सकता है कि ये लड़की बैठ के स्टडी कर रही थी और उसे उसके फादर या कोई आके उसको मतलब उसकी या मत उसको पूछता है शादी के लिए, और फिर वो कहती है कि नहीं अभी मैंने स्टडी करनी है, उसके कुछ ख्वाब हैं, उसके कुछ एम्स गोल्स हैं जो उसने पूरे करने हैं। और फिर उसके जो फादर है वो उसे कहते हैं कि उसे उन पर कोई सोसाइटी का प्रेशर होगा, कोई मतलब सोसाइटी को लेके उनको वही प्रेशर होगा और वो उसे कह रहे हैं कि आपको शादी करनी होगी या ऐसे कुछ मतलब कि उसको मनाने की बात कर रहे हैं, और वो अपनी स्टडी पे कह रही है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, या इस तरह करके हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जो बता रही हैं आप। मतलब यहाँ पे एक लड़की की और पॉजिटिव विल नजर आ रही है कि वो स्टडी हासिल करना चाहती है और वो यस सर, अपने राइट के लिए बात कर रही है। यस है। और जैसे कि एक औरत पे वैसे भी सोसाइटी का प्रेशर होता है और एक लड़की पे, और उसे ज़्यादा हायर एजुकेशन का भी नहीं मतलब होता करने देते, और वैसे भी उसे होता है कि एक औरत को जितनी जल्दी हो सके उसे शादी कर देनी चाहिए सोसाइटी को देखते हुए। तो इस तरह करके भी वो फोर्समेंट उसे की जा रही है और वो अपने जो हक के लिए आवाज़ उठा रही है और परेशान है। ठीक है, अब बात का ना पॉजिटिव वे में एंड नहीं किया, और ये कोई और बच्चा आके करना चाहे। चलें, अब मैं इसका बताता हूँ। देखिए, मैं इसकी स्टोरी यूं बता सकता था, वैसे तो ये आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी कि पहले तो आपने एक लड़का, और यही ड्रेसिंग अजीब इसलिए लिखी गई है ताकि आपकी मेंटालिटी नेगेटिव शो हो, आपको नेगेटिव बात करें। कोई लोग इसको प्रोस्टिट्यूट भी कह सकते थे कि एक प्रोस्टिट्यूट पार्क में बैठी है और एक आदमी जो है वो उसको कन्विंस कर रहा है। इस तरह की स्टोरी भी जानबूझ के ड्रेसिंग उसकी इस तरीके से की गई है। और ठीक है, जानबूझ किस तरह, यही तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसको नेगेटिव वे में ले आए, और आपने नेगेटिव वे दिखाना नहीं है, आपने नेगेटिव चीज सोचनी नहीं है, आपने पॉजिटिव साइड पे जाना है। आप ये भी कह सकते हैं कि आमना और अली दो क्लास फेलोज हैं और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। अली बहुत अच्छा डॉक्टर है और आमना जो है वो भी प्रैक्टिस कर रही है। तो अब क्या है, अचानक से जंग शुरू हो गई और जंग में जो है पाकिस्तान आर्मी को डॉक्टर्स की जरूरत है, तो अली ने जो है वो फैसला किया कि वो वहां पर जाएगा। लेकिन आमना थोड़ी सी परेशान है कि अगर वहां पर अली को कुछ हो गया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। तो अली ने इसको बताया कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने काम को सही तरीके से निभाएं और जहां पर भी उनकी जरूरत हो वहां पर जो है वो पहुंचे और लोगों की खिदमत करें। यही मकसद उनकी जो है वो उनकी उनके उनके जॉब का है। तो आमना को ये बात समझ आती है और वो उसको इनकरेज करती है कि तुम जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, और आप जिस मकसद के लिए तुम जा रहे हो उस मकसद को अच्छे से काम उसमें कामयाब हो गया। और इस तरीके से वो अली को जो है वो अच्छे तरीके से इनकरेज करके अपने मकसद के लिए भेज देती है। इस तरीके से आप कुछ करके स्टोरी बना सकते हैं। बात समझ आ रही है कि पिक्चर जो थी, अगर पिक्चर को आप देखें, पिक्चर को देख के पहली दफा जो है वो माइंड में इंसान के एक नेगेटिव चीज आती है, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं देखना, आपने पॉजिटिव साइड पे जाना है। ठीक है, तो एक और पिक्चर मैं आपके सामने लाता हूं, फिर आपने उसका भी बताना है मुझे। सिर्फ 1 मिनट रुक जाए। ये आपको मैं कुछ स्टोरीज जो है ना भेज भी दूंगा। ये ISSP की कोई बुक आप लोग ले सकते हैं मार्केट से। कोई ISSB की बुक ले लें, वहां पर स्टोरीज लिखी हुई हैं, वो स्टोरीज पढ़ लें तो तकरीबन ISSB की बुक से ही स्टोरीज आती हैं सारी, आपको ये जो है वो पता चल जाएंगी। मुझे कोई और भी इमेज देखने दें। बच्चे माइक पे रहें, आप क्लास पे रहे भी जाइएगा नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट में आता हूँ।
ये बचे 30 सेकंड है, इस पिक्चर को जरा गौर से देख लें 30 सेकंड तक। अ यंग बॉय इज डाइविंग इन द रिवर एंड अ यंग गर्ल इज लुकिंग। एक नौजवान लड़का जो है वो पानी में जंप कर रहा है और एक नौजवान लड़की उसको देख रही है। 30 सेकंड से आपके पास, इस पिक्चर को देख लें गौर से, और उसके बाद 30 सेकंड के अंदर जो है वो आपने इसकी स्टोरी बनानी है। 30 सेकंड आपने पेपर पे नोट कर लेना है कि आप क्या बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर। चलिए बच्चे, मैं पिक्चर खत्म करने लगा हूँ। नाउ यू हैव 30 सेकंड्स, और 30 सेकंड के बाद मैं जो है माइक पे बुलाऊंगा आप लोगों को, और आपने आके बताना है कि व्हाट स्टोरी यू हैव थॉट। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी जब आप वहां टेस्ट दे रहे हो तो ये पूछ के नहीं, जो इन्विजिलेटर होंगे या स्टाफ होगा कि सर ये तस्वीर पे लड़का जंप क्यों लगा रहा है, ये लड़के के पाँव के पास जूती पड़ी है, वो कभी भी नहीं बताएंगे, बल्कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चले जी बच्चे, अब समिया माइक पे हाजिर, बताएं बेटा क्या स्टोरी सोची आपने। सर मैंने ये सोचा है कि ये जो लड़का था ना, इसको बचपन से ही शौक था कि वो नेशनल लेवल पे ना ये स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में जाए। तो एक अभी मिनट, एक उसके बात सुने साथ सुने सुने, जब भी आपने स्टोरी लिखनी है तो ये लड़का था और ये लड़की थी नहीं कहना, कोई नाम देना है इनको, पहले इनको जो है वो नाम देना है, और एक सेंटेंस में जो है ना आपने पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ये लड़का और लड़की को शौक था नेशनल कंपटीशन में जाने का। मैंने कहा अहमद एक लड़का है जिसको स्पोर्ट्स कंपटीशन नेशनल लेवल पे खेलने का शौक था। बच्चे एक इम्जा आप अपना कैम माइक ऑफ कर लें प्लीज। जी इकरा बोले बच्चे, समिया बोले। जी जी सर। तो अब साथ में जो खड़ी है लड़की, वो उसकी इंस्ट्रक्टर है ना, तो उसको सिखा रही है कि कैसे करना है, और कुछ दिनों में उसका कंपटीशन है तो वो सीख रहा है और काफी हद तक उसने इम्प्रूव कर लिया है। कहानी तो मीनिंगफुल में खत्म नहीं हुई, हो सकता है कि बंदर ही डूब के मर गया। इकरा आप आ जाए माइक पे। सर इसमें एक लड़का अली है जो कि बेरोजगार है और अपनी जो है वो बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान रहता है। उसकी 5 बहनें हैं जिनकी शादी होने वाली है। रोज सबकी शादी उसे नहीं करवानी है, ठीक है। ये आप जो है ना वहीद मुराद के जमाने की फिल्म सुना रही हैं। अब आगे बोलें। तो सर फिर वो परेशान है और वो इसी परेशानी के आलम में जो है खुदकुशी करने का सोचता है, और वो इस तरह वो इसमें अब मुझे एक बात अ, बताएं, इकरा ने जो कहानी बगैर लिखी है, इकरा ने जो कहानी लिखी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। जो इकरा की कहानी है वो नो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ पॉजिटिव नहीं थी हमने। तो ये ठीक है सर। नेगेटिव पर्सनैलिटी शो करा रही है कि आप जो है वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, और आप जो है वो क्या कर रहे हैं, जंप लगाने के लिए तैयार हो गए पानी में। सही। नौरीन, नौरीन आप आ जाए माइक पे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बताएं। सर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक लड़का तो उसको अहमद है उसका नाम, और वो उसको जो है वो शौक है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अच्छा करना चाहता है, स्विमिंग वगैरह में अपना नाम कमाना चाहता है। और उसको जो है वो इतनी स्ट्रगल उसकी लाइफ में है कि उसको फैसिलिटीज नहीं है किसी चीज़ की, जैसे बड़ी बड़ी स्विमिंग्स में जाके कुछ पैसे लगा के जो है वो उसे सीखने की ज़रूरत है, लेकिन वो ये सब कुछ जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो वो जो है यहाँ पर अपने कोशिश करना चाहता है, लेकिन एक लड़की जो है पास खड़ी है तो वो उसको बताती है कि यहाँ पे तुम अगर ये काम करोगे तो तुम डूब जाओगे, या इस तरह करके उसको बताती है, उसे समझाती है, लेकिन वो बज़ीद है इस बात पे कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता बड़े से जो वो होते हैं जगहों पे जाके सीख सीख नहीं सकता, ना वो
एकेडमी की फी जो है वो बियर कर सकता है और ना एकेडमी की वो फीस नहीं पे कर सकता तो जरूर उसने जाके खूह में जंप लगाना, उसने कौन सा पैसिफिक ओशन में मुकाबला करना बेटा जाके, तो वो कहीं और पर जाके स्विमिंग कर सकता है। ये सर वाली वो बात, मतलब अगर कि लड़की वो कह रही है ना नहीं यहाँ वो मगरमच्छ है तो यहाँ ना तैरे, वो इसका मतलब बेवकूफी दिखा रहा है वो अपनी। अगर आप ये कह रही है ना कि उसको लड़की मना करिए कि यहाँ ना जा और वो फिर वहीं जाके जंप लगा रहा है, तो उसका मतलब है वो बेवकूफी दिखा रहा है कि उसे कोई बंदा समझा रहा है खतरे का, और वो खतरे का जानने के बावजूद भी वहां जाकर रिस्क ले रहा है। लेकिन सर वो उसको ये भी तो बता सकता है कि मैं जो है वो बचपन से यहाँ पर ही गांव वगैरह में ही मतलब बड़ा हूँ, तो मुझे आइडिया है इस चीज के बारे में पहले भी, तो मतलब कि मैं कर लूंगा या इस अच्छा तरह से। ठीक है, उसने जंप लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ? फिर सर वो थोड़ी अच्छा कोई और बच्चा आके बताना चाहेगा स्टोरी को इसके ऊपर, कोई और बच्चा इसके ऊपर स्टोरी बताना चाहेगा? अगर मैं इसकी स्टोरी बनाऊं तो ये नौरीन की स्टोरी कुछ बेहतर थी। इसमें जो है वो एक लड़का अहमद है जो कि बहुत अच्छा स्विमर है, और एक लड़की जो है वो आलिया है, ठीक है। आलिया जो है वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर आई हुई है दरिया पे एक सैर करने के लिए, और सडनली उसकी एक दोस्त पानी में गिर जाती है, तो वो शोर मचाती है मदद के लिए, तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, तो अली जो है वो आता है, और अली बहुत अच्छा तैराक नहीं है, लेकिन उसे तैरना आता है, लेकिन बहुत अच्छा तैराक नहीं है, लेकिन वो किसी भी खतरे को इग्नोर करते हुए इंसानियत की खिदमत के लिए पानी में जंप करता है और पानी में तैरता है, और तैर कर जो है वो उस डूबती हुई लड़की की जान बचा के बाहर ले आता है। ये देखकर जो है वो आलिया उसका शुक्रिया अदा करती है, और इससे साबित होता और कहती है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के इंसानियत की खिदमत करते हैं। ऐसे लोग इंसानियत की अजमत की निशानी होते हैं। ये कहानी होगी कंप्लीट, कि आपने किसी को डुबो दिया, लाजमी आपने जो है वो उसको स्विमिंग कंपटीशन में लेके जाना है, आप ये कहें कि वो उसकी दोस्त की जान बचा रहे हैं। एक और पिक्चर आ रही है, उसके ऊपर स्टोरी बनाएं। थर्टी सेकेंड से आपके लिए, और 30 सेकेंड्स के अंदर आपने इसको, इस सीन को देख लेना, समझ लें कि सीन के अंदर क्या क्या चीज है, सारी डिटेल्स देख लें इसकी। अब आप लोग जो है इस पे 30 सेकेंड में स्टोरी सोच लेंगे क्या बात करनी है। चले समिया माइक पे आ जाए बच्चे, और बताएं क्या आपको समझ आया इस कहानी के अंदर। सर मुझे ये समझ में आया कि ये जो आदमी खड़ा है ना, ये अपने बाप की कब्र फिर के पास आदमी, खड़ा है। फिर और आदमी, सर अली अली भी नहीं कहना, अली का अली भी नहीं कहना, क्योंकि वो क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है अगर गौर करें तो। चल है सर, मैं तो उसको बताया था कि आर्मी में था उसका वालिद और मुल्क के लिए नहीं, काम करता था। वो क्रिश्चियंस की कब्र है ना, हम्म। तो आप उसका नाम अली तो ना रखे ना फिर, जोसेफ, जोसेफ रख दें, कोई रख दें उसका, माइकल, यस कुछ भी ऑन, कुछ कोई भी, रख दें, वो रख दें यस्सु। डेविड। हमारा चले एक सर दोस्त ठीक होता है। था, उसका रंग ना बहुत ज्यादा काला था, तो हम उसे कहते थे तुझे यस्सु मसीह की कसम
ये जो है ना हमारा काम कर दे। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, आप को नाम उसका कोई रखे, मार्टिन रख दें, कोई रख दें, लेकिन उसका मुसलमानों वाला नाम नहीं रखना क्योंकि वो क्रिश्चियन शो हो रहा है वहाँ पे। ठीक है सर। तो उसका वालिद जो था वो फौज में काम करता था, वो शहीद हो गया। अब उसकी कब्र पे आया, उसका मकसद ये है कि वो भी अपने वालिद की तरह काम करे और मुल्क की खिदमत करे, और बस यही सर। बस कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। इकरा राना माइक पे आ जाए, बताएं क्या। एक लड़का माइकल है जो अपने बाप की कब्र पर खड़ा है। वो अपने इम्तिहान में बड़ा अच्छा कामयाब हुआ है और उसको एक अच्छी जॉब मिल गई है। तो उसको उस खुशी के दिन अपने वालिद की बहुत याद आ रही है, इसलिए वो उनकी कब्र पर आया है फातिह खाने। तो होती होगी उनके भी, अपने वालिद की कब्र पर आया है, तो मतलब कि वो शुक्रिया अदा करने अपने वालिद का, उनको खुशी के मौके पर याद रखने के लिए कि उनकी सेक्रीफाइसेस जो जो उन्होंने की हैं हमारे लिए। तो मैं आज के दिन एक अच्छे मुकाम पर खड़ा हो गया हूँ। किस पे खड़ा हो गया हूँ? अच्छे मुकाम पे। अच्छे मकाम पे खड़ा हो गया हूँ, ठीक है। नौरीन आ जाए माइक पे। जी सर। हाँ जी बोले। सर ये ना एक आदमी है, इसका नाम है जॉर्ज, और ये जो है एक काफी अरसे से ये जो है ना कब्र खुदाई का काम करता था, तो अभी भी कर रहा है, मतलब करता है। और इसका ये है कि ये पहले थोड़े पैसे लेके करता था, और जो जो महंगाई बढ़ी है और जैसे ही हालात बदले हैं, मतलब महंगाई के दौर आया, तो इसने ना अपने पैसे बढ़ा दिए और ये बहुत ज्यादा पैसे लेके लोगों से ना तो कब्रें खोदता है। लेकिन एक दिन इसको ये जो है ना कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, मुस्लिम्स और सारे नॉन मुस्लिम जिसकी भी कब्र खोदता था ना, ये मुस्लिम से ज्यादा लेता था और नॉन मुस्लिम से थोड़ी लेता था। और एक दिन इसको ना कब्रिस्तान में खड़े होके ना याद आया कि ये जो काम करता है, मरना तो सबने ही है, और ये जो मुस्लिम से ज्यादा लेता है और नॉन मुस्लिम से थोड़े लेता है, तो इसको तो यीशु मसीह बिल्कुल माफ नहीं करेंगे बिल्कुल इस ठीक है। काम पे। और ये जो है ये गलत काम करते हैं। मरना तो सबने है, एक दिन मैंने भी मरना है, तो मुझे अगर यीशु मसीह ने माफ ना किया तो मेरी तो आखिरत तबाह हो जाएगी। तो चलिए ठीक इसने जो है ना इस चीज से माफी अपने आप में सोचा अपना, और इसने उस दिन यीशु मसीह से माफी मांगी है, और इसने कहा है कि आइंदा ये अपने पूरे पूरे मुआवजा लेगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। बिल्कुल ठीक है। चले, ये आपने ना कुछ इखलाकी बात की है कि उसने जो है ना करप्शन से तौबा कर लिया और उसने जो है वो नाजायज जो पैसे लेते हैं नाजायज कामों से जो है उसने माफी मांग ली है। तो ये बच्चे आपकी स्टोरी राइटिंग जो है वो इस तरीके से, अब देखें जिस तरीके से स्टोरी का एंड किया है ना इन्होंने, नौरीन ने या बाकी बच्चों ने, एंड पॉजिटिव होना चाहिए जिसमें कोई कंक्लूसिव जो है वो उसकी एंडिंग होनी चाहिए, कोई नतीजा निकलना चाहिए, बात का पता चलना चाहिए कि आप जो है वो एक्चुअली साबित क्या करना चाहते थे, आप करना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते थे। तो और आपकी बात का कोई मीनिंग भी हो, ये बेतुकी बात नहीं कि वो जो है वो आया और उसने खुदकुशी करने की कोशिश कर दी है, तो नेगेटिव बात हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का नेगेटिव फेस जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका थमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है वो आपने करना है। तो ये कुछ सवालात आपके जो है वो जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये आपके जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। और कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट कर लें पर्सनैलिटी असेसमेंट के। स्टोरी राइटिंग के लिए ISSB की बुक ले लें जाके आप बुक स्टोर से आज ही, और वहां से जो स्टोरीज दी हुई हैं उसी में से स्टोरीज आपकी नॉर्मली पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि इतने टैलेंटेड पाकिस्तानी भी नहीं है कि इन्हें खुद से स्टोरीज बनानी आती हैं। तो ये भी बनी बनाई स्टोरीज जो है ना वो पेपर में दे देते हैं। तो ISSB की जो बुक है वहां से स्टोरीज देख लें, वही स्टोरीज आपको खुल के सामने आ जाएंगे। तो आप उसी से एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करना, मिलती जुलती स्टोरी बना के आप पेपर में छाप देना। तो ये आपका जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट है। कोई सवाल आपके माइंड में है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज जो है वो आप लोग फिर, अभी आज का दिन हमारा खत्म होता है और उसके बाद अब PMS वालों की बारी है, उनकी जरा तबीयत सेट करनी है। किसी का कोई सवाल है? चलें, और लेक्चर के अंदर सारी चीजें समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई?
चलें बच्चे, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और कल जो है वो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्लास करेंगे और उसमें हम लोग कोई एक आधी स्टोरी डिस्कस कर लेंगे, और कुछ जो है वो एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट मैं आपका बना के लाऊंगा, तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है और देखते हैं कि आपकी क्या जो है वो पर्सनैलिटी निकल के सामने आती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।